इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक, और डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, आइए इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में आपको अंदाजा होगा कि इस तरफ एस ब्लॉक, उधर पी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक और बीच में होता है डी ब्लॉक। क्योंकि ये एस और पी के मिडवे होता है, एस और पी के बीच में होता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक के मिडवे होती हैं और इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर मिडवे द एस एंड पी ब्लॉक, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। फिर अगला सवाल उठता है कि इनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? तो हम ये कहते हैं ऐसे एलिमेंट जो अपनी ग्राउंड स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल कंसिस्ट करते हैं। इन बातों को याद रखना। द एलिमेंट विच पोजेस आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्कैंडियम की बात करता हूं, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से रहेगा 3s2 3p6 4s2 3d1। तो यहां ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पार्शियली फिल्ड से मतलब है 1 to 9 वैलेंस डी इलेक्ट्रॉन। जहां 1 से लेके 9 तक डी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 10 आ जाएगी तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, 0 होंगे तो वेकेंट। तो पार्शियली फिल्ड का मतलब जहां 1 से लेके 9 तक डी इलेक्ट्रॉन होंगे ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। वही हमारे पास कॉपर है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली 3d10 अब अपनी ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है। अगर कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है तो उसको तो ट्रांजिशन नहीं कहेंगे। अब आइए इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और +1 स्टेट में वैलेंस s इलेक्ट्रॉन चला जाता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 3d10 4s0, ये बनता है। ध्यान रखना, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। तो जो पहले इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा वो बाहर वाली शेल से जाएगा। फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है 3d10। क्या अब पार्शियली फिल्ड डी सबशेल हुई? नहीं हुई, तो ये यहां भी नहीं। कॉपर की एक और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और +2 स्टेट में एक और इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम अपनी डेफिनेशन के साथ जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि आइदर ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल हो और कॉमन ऑक्सीडेशन में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल हो, उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद रखेंगे, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। पैलेडियम को अगर हम छोड़ दें तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट रहता है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। यानी ns का मतलब है आउटर मोस्ट s सबशेल और n-1 का मतलब है पेनल्टीमेट डी सबशेल। पेनल्टीमेट डी सबशेल में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है? सेकेंड लास्ट। बाहर वाली शेल वैलेंस शेल, उसके अंदर वाली शेल पेनल्टीमेट और उससे भी अंदर वाली शेल एंटी पेनल्टीमेट। तो यहां हम देख सकते हैं वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और पेनल्टीमेट डी के अंदर 1 to 10, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, याद करना है आपको। इस तरह से ये तो हमारे पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात रही। अब क्वेश्चन आता है कॉपर +1 कॉपर +2 कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कॉपर +1 का कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s0, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d9 4s0। तो ध्यान रखें, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। तो अगर मैं कहूं नॉन एक्वस में कौन स्टेबल है? जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, और आप ये शायद जानते होंगे कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल।
तो नॉन एक्वस मीडियम के अंदर कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल होगा। एक्वस स्टेट में हाइड्रेशन पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है और हाइड्रेशन चार्ज पे डिपेंड करता है। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी उसी हिसाब से ज्यादा होगी। सो वी कैन से एक्वस स्टेट में Cu+2 और नॉन एक्वस स्टेट में Cu+1 ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आपने यहां से ध्यान रखा, ये आना चाहिए। अगली चीज जो आपको पढ़नी है वो है इनका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बारे में ध्यान रखो कि जनरली इनका साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। मैंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। पहले साइज जरा बहुत डिक्रीज होता है, फिर जरा बहुत इंक्रीज होता है। साइज थोड़ा बहुत बढ़ता है, दैट इज ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल। इस वजह से साइज थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन ये कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ध्यान रखो, साइज फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, और वी कैन से ऑलमोस्ट रिमेन सेम इन दिस केस। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, यहां से यहां तक साइज बढ़ेगा। आप ध्यान रखें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D सीरीज भी कहा जाता है, क्योंकि यहां आने वाला इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में आता है। इसे 4D सीरीज कहते हैं और इसे 5D सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रांजिशन सीरीज कितने हैं हमारे पास? 3D, आने वाला इलेक्ट्रॉन 3D में आएगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन 4D में आएगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन 5D में आएगा। साइज के ऊपर क्या बताया? फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस और ऑलमोस्ट रिमेन सेम। अब यहां पर जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपने यहां कंसंट्रेट करना है, यहां ध्यान देना है ना। पहली ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है। 21, 22, 23, 24, 25 एटसेट्रा, ये लगातार ऐसे इंक्रीज होता है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में भी कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट होते हैं, इसी तरह से एटॉमिक नंबर वेरी करता है। अगर हो सके तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड दोनों को याद रखो, तीनों को याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट याद रखने की कोशिश करनी चाहिए आपको। अब यहां पर साइज का कोई क्वेश्चन नहीं, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, यहां भी सेम रहेगा। लेकिन इस केस में देखो आप 57, 72, यहां से 14 एलिमेंट गायब है। 57 के बाद 58 आना चाहिए था, लेकिन यहां कितना है? 72। यहां से एलिमेंट को निकाल के पीरियोडिक टेबल में नीचे रख दिया गया है, जिन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी लेंथेनाइड कहा जाता है। और इन्हीं एलिमेंट के यहां मिसिंग होने को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको जान लेना है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ? मिसिंग ऑफ एलिमेंट बिटवीन लेंथेनम एंड हैफनियम, इसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट गायब हैं तो साइज एकदम से डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। सो एब्रप्ट डिक्रीज इन साइज इज आल्सो कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही इसके नीचे एक्टिनियम होता है, एक्टिनियम के बाद भी सेम फिनोमिना ऑब्जर्व होता है, तो उसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। क्वेश्चन में बोलता हूं, डिफाइन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, डिफाइन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाई एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज हायर देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से ये क्वेश्चन मस्ट टू डू, ये आपको यहां से कर लेने हैं। तो इन एलिमेंट्स का गायब हो जाना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाया जाता है, और एक्टिनियम के बाद गायब होना एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाया जाता है। अब जरा एक बार कॉन्फ़िगरेशन को और देखते हैं। जैसे ये है स्कैंडियम, स्कैंडियम का अफबाउ के अकॉर्डिंगली हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये अफबाउ के अकॉर्डिंगली, एनर्जी के अकॉर्डिंगली, कि अफबाउ रूल याद होगा आपको, which states that electrons are added in increasing order of energy, तो ये increasing order of energy है। अब अगर मैं इसे शेल वाइज अरेंज करूं, शेल वाइज का मतलब
पहले फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और फिर है थर्ड शेल। थर्ड शेल 3s2, 3p6, 3d1, 4s2, ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ शेल। हम देख पाएंगे एस सब शेल यहां पर कंप्लीटली फिल्ड होती है, और अगर मैं डी सब शेल की बात करूं तो ये पार्शियली फिल्ड होती है। तो इस तरह से आपने डी और एफ ब्लॉक के, डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन को दिमाग में रखना है। लिखते हैं अफबो के अकॉर्डिंगली, और ये फोर्थ शेल और ये थर्ड शेल। फोर्थ शेल सबसे बाहर है, यहां अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर अब एक बात याद रखना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, कंपेयर करो कि कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, कौन ज्यादा मैग्नेटिज्म शो करता है। तो आपने नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म शो करेगा। और इसका मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला √n+2Bm, याद रखेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √n+2Bm। n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1, 1+2 √3Bm, ये हमारे पास जवाब आ पाएगा। अगर दो अनपेयर्ड होते तो 2, 2+2, इस तरह से। तो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से निकाला जा सकता है। मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हायर विल बी द मैग्नेटिक कैरेक्टर। इसको ध्यान रखना। चाहे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्वेश्चन आएंगे कि भाई दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, मैग्नेटिज्म कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे मेटल का, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा। एक और बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्डिंग इन डी ब्लॉक एलिमेंट, याद रखेंगे, they form two type, one metallic bond by the loss of valence electron, another covalent bond by the unpaired d electron। अब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे और उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी हार्डनेस भी ज्यादा होगी, और उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन रहेगी। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मीनिंग है कि वो एनर्जी जो मेटल एटम को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो एनर्जी जो मेटल एटम को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। अब जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और उतनी ही ज्यादा एनर्जी उनको अलग करने में इस्तेमाल होगी, तो और उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यहां पर होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाई दे शो कलर, ये कलर क्यों शो करते हैं, ये कलर कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, ये भी वहां पर एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास डी सबशेल है, और जब लिगेंड्स इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये डी सबशेल दो चीजों में डिवाइड हो जाती है। जैसे 5 डी ऑर्बिटल हैं, 3 एक तरफ चले जाते हैं, 2 एक तरफ चले जाते हैं। इन तीनों को T2G और इन्हें EG ऑर्बिटल कहा जाता है। तो बॉन्डिंग जब होती है तो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं रहती, ये स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिटिंग को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मीनिंग क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मीनिंग हुआ द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल, इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहेंगे। अब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा।
जैसे ही लाइट इस पे पड़ेगी तो लाइट के पड़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट हो जाएगा, रिमेनिंग एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही लाइट पड़ेगी कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, रिमेनिंग एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, और जिस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा उसकी वजह से इसमें कलर दिखाई पड़ेगा। डी इलेक्ट्रॉन का एक से दूसरे ऑर्बिटल में जाना इसे डी ट्रांजिशन के नाम से पहचाना जाता है। तो हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करते हैं, अगर एक नंबर में जवाब देना हो तो आप कहेंगे ड्यू टू डी ट्रांजिशन। थोड़ा सा और बेटर कहना हो तो आप यही कहेंगे डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट हैं, CFS यहां होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, लाइट पड़ती है, एक पार्ट एब्जॉर्ब होता है, रिमेनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये कलर शो करते हैं। अब जिनके पास डी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलर नहीं शो करेंगे, या जिनके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा, वो भी कलर नहीं शो करेंगे। तो ध्यान रखना है, कलर शो करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये कंपाउंड कलर नहीं शो करता, क्यों नहीं करता, तो इसके बारे में कैसे करोगे। यहां जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 और जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 आप जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, और फिर जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन s इलेक्ट्रॉन चले गए 3d10, एक भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलर नहीं शो करेगा। तो कोई भी क्वेश्चन चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आए चाहे इस चैप्टर में आए कि भाई ये कलर शो करता है नहीं करता, आखिर क्यों, तो सबसे पहले आप अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो तुरंत जवाब दे दो कि भाई ये कलर शो नहीं करता। कई बार ऐसा होगा कि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा फिर भी कलर नहीं शो करेगा, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन भी होगा फिर भी कलर नहीं शो करेगा, तो उसका रीजन होगा हाई CFSE, कि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि लाइट की वजह से डी ट्रांजिशन नहीं हो पाता और वहां पे कलर नहीं आ पाता। तो बड़े ध्यान से, बड़े स्मार्टली आपने इस बात को सीखना है। आपसे कहते हैं ZnH2O6+2 और एक आपको दे दिया ZnH2O6+3, कौन कलर शो करेगा, तो आप सबसे पहले यहां पर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, Zn+2 3d10, Zn+3 3d9, क्योंकि यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कलर शो कर सकता है, अनपेयर्ड नहीं है कलर शो नहीं कर सकता, इसको ध्यान रखना। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपके पास ये है, एक स्कैंडियम है और H2O है आपके पास, या मैं यहां स्कैंडियम की बजाय हम कुछ और कंपाउंड ले सकते हैं। सपोज ये निकल हमारे पास है और यहां भी निकल हमारे पास है और ये NH3 और ये Ho6+2। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि भाई ये कलर्ड है ये कलर्ड नहीं है, ये कलर्ड है ये कलर्ड नहीं है, आखिर ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब कैसे देंगे। पहले तो आप इनका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको देखना है कि किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, फिर आप इनका जवाब CFSE वगैरह इस तरह की चीजों पे सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपको ये करना चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन यहां सॉल्व करके दिखा देता हूं। स्कैंडियम H2O6+2, स्कैंडियम अमोनिया Ho6+2, यहां स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन +2 3d1, यहां स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d1। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि भाई ये कलर नहीं शो करता ये कलर शो करता है, आखिर ऐसा क्यों है, ये कलर नहीं शो करता ये कलर शो करता है, आखिर ऐसा क्यों है। आप सबसे पहले अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन देखेंगे, यहां अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है वहां भी है, अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है तब तो कलर शो करना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया
कि भाई ये कलर नहीं शो करता, वो कलर शो, ये कलर शो करता है, वो नहीं करता, आखिर ऐसा क्यों? तो आपका सीधा सा आंख बंद करके आंसर होगा कि अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन है, उसके बावजूद कलर नहीं शो कर रहा, इट मींस हायर CFSE। यहां CFSE का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा और ये यहां पर कलर नहीं शो कर पाएगा। ये आप याद रखेंगे। तो ये था हमारा कलर के बेसिस पे आने वाला क्वेश्चन और उसका आंसर। अब जानिए डी ब्लॉक एलिमेंट से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप डायरेक्ट किसी भी बुक में से लर्न कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के लिए जरूर करने होंगे। सबसे पहले बात करेंगे व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म एलॉय और इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये आपको आना चाहिए। दूसरा, रिएक्शन पोर्शन कुछ यहां आपको बनाना है, कुछ आपको आना चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने का मेथड आना चाहिए, KMnO4 बनाने का मेथड। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके मेथड की रिएक्शन आनी चाहिए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पीएच एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट में एसिड डालते हैं तो इसका कलर कैसे बदलता है, और बेस डालते हैं तो कलर में क्या चेंज आता है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपको यहां से करना है। तो रिएक्शन पार्ट पे प्रिपरेशन, पीएच का इफेक्ट और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करना है। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, इन पे क्या रिएक्शन शो करेंगे, या KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिएक्शन शो करेगा। 2 या 3 क्वेश्चन हैं, बस वही 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट करने हैं, उसकी रिएक्शन लर्न कर लेनी है। तो DNF ब्लॉक में सिर्फ यही रिएक्शन, 2 रिएक्शन यहां हो गई, 1 रिएक्शन यहां हो गई और 3-3 रिएक्शन यहां हो गई। बस इतनी ही रिएक्शन आपको लर्न करनी होगी। अब गिव इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। KMnO4 एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, सभी में अपना अलग अलग इक्विवेलेंट मास शो करता है। तो यहां आपसे पूछा है एसिडिक और बेसिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा। व्हाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कोई भी एलिमेंट हो, चाहे पी ब्लॉक का हो चाहे डी ब्लॉक का हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही होती है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करवा सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है, इसीलिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ऐसा शो किया जाता है। नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो मैक्सिमम यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और सिर्फ एक तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आ जाएगा ऑस्मियम, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जो एक ही तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं स्कैंडियम हो गया, जिंक हो गया। यानी पहले ट्रांजिशन ग्रुप के अंदर ग्रुप नंबर 3 जितने एलिमेंट है, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक ही तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। या इनका लास्ट ग्रुप जिसमें जिंक आ गया, कैडमियम आ गया, ये भी एक ही तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सिल्वर हो गया, ये भी एक तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कोई भी इसमें से याद कर ले। Why CrO4, MnO4 नेगेटिव, Cr2O7-2 आर कलर्ड। ये कलर्ड क्यों हैं? चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये कलर्ड होते हैं, ये भी डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। Why higher oxides are acidic and lower oxides are basic। यानी आपसे कहा कि जो हायर ऑक्साइड है वो एसिडिक होता है, क्योंकि हायर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा होती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन जो गेन कर सकता है उसे एसिड कहते हैं। तो हायर ऑक्साइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक हैं बिकॉज इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, इस वजह से। तो इस तरह से ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं। जो एक्सप्लेनेशन चाहिए थी वो वीडियो में आपको अभी दिखाई गई थी, क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए और ये कुछ क्वेश्चन। इसके अलावा मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जो पिछले 5-7 सालों में आए हैं उन्हें भी एक बार अच्छे से कर लिया जाए तो ये चैप्टर हमारा तैयार हो जाएगा। ये चैप्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड का चैप्टर है, इसमें अगर ये चीज तैयार कर ली तो डीएनएफ ब्लॉक हमारा तैयार है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। इस तैयारी को बूस्ट अप कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जामिनेशन।